नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। आज जिस विषय के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो लगातार बाढ़ से होने वाली मृत्युओं के बारे में है। अगर हम बात करें नेपाल की, नेपाल तो वैसे ही बाढ़ ग्रसित हो चुका है। साथ ही साथ भारत में भी आशंका है कि बिहार में बाढ़ का पानी बढ़ने वाला है। साथ ही साथ ब्रह्मपुत्र की वजह से भारत में जो पूर्वी क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र है और बांग्लादेश में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई है। तो ये तो हर साल के लिए हम देखते हैं। हर साल साउथ वेस्ट मानसून जब आता है तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, स्पेसिफिकली बिहार और नॉर्थ ईस्ट एरियाज़ में, आसाम वगैरह के क्षेत्रों में बाढ़ आती ही है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आवर एग्जामिनेशन। ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से ज़रूरी है। तो 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स है वो देख लेते हैं कौन कौन सी इसमें इन्वॉल्व है। एक तो गंडक नदी है, ठीक है, एक कोसी नदी है और एक बागमती नदी। इन तीनों का जलस्तर बढ़ गया है और ये तीनों नदियाँ जैसे कि आप देख सकते हैं बिहार में आती हैं। बिहार की बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो गंगा की ट्रिब्यूटरी हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। बट स्पेसिफिकली अगर बात करें तो नेपाल से आती हैं। तो गंडक नदी की अगर हम बात करें तो गंडक नदी असल में नारायणी नदी के नाम से जानी जाती है। तो इसको याद रखिएगा, ये नारायणी नदी के नाम से जानी जाती है और ये तिब्बत में गंडक जो है, याद रखना है इसको। पहली बात तो ये नेपाल में ही नारायणी नदी के नाम से जानी जाती है, ठीक। और ये तिब्बत में धौलागिसी से निकलती है, ठीक। तिब्बत में धौलागिसी से निकलती है और नेपाल में किस नाम से जानी जाती है? नारायणी। और भारत में जब आती है बिहार में, इसको हम गंडक नदी के नाम से जानते हैं। तो गंडक बैरेज है यहाँ पे। जैसे ही यहाँ जलस्तर बढ़ेगा बैरेज खोल दिया जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अचानक से यहाँ पे बाढ़ आने के चांसेस हो जाते हैं। दूसरी जो नदी इम्पॉर्टेंट है वो है कोसी नदी। कोसी नदी खुद 3 नदियों के सम्मेलन से बनी है। ये भी नेपाल, तिब्बत, हिमालय में उत्पन्न होती है, याद रखिएगा। नेपाल, तिब्बत, हिमालय में उत्पन्न होती है। कोसी को ही सौरो ऑफ बिहार यानी कि बिहार का शोक कहा जाता है, ये भी आपको याद होगा। इसी को बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। और जो कोसी नदी है वो 3 नदियों से मिलके बनी है। एक तो सोन कोसी है, याद रखना है, सोन कोसी, अरुण कोसी, तमूर कोसी से मिलके कोसी नदी बनी है और इसी को बिहार का शोक या फिर सौरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ है आपकी बागमती नदी, ये भी नेपाल, हिमालय से होके निकलती है और ये सारी ज़्यादातर आप देख रहे हैं गंगा की ट्रिब्यूटरी है। गंगा नदी वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स इन इंडिया एंड इट गेट्स इट्स ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम घग्गर इन बिहार। गंडक, बूढ़ी गंडक, ये बागमती है, कमला नदी एंड दिस इज कोसी एंड ऑल्सो महानंदा। ये सारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। यहाँ देखेंगे राइट बैंक से क्या क्या आ रही हैं, करमनासा, फिर सोने, पुनपुन, फाल्गुट, ये सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स है। ये गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो अब इतनी सारी नदियों से जब अचानक से पानी मिलेगा तो ऑफ कोर्स आगे के क्षेत्रों में जो जहाँ से गंगा होके बहती है वो सारी जगह भी इम्पैक्ट होंगे। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेपाल में ही हो रही लगातार बारिश के कारण गंडक नदी के वाल्मीकि नगर बैरेज का में से पानी का डिस्चार्ज लेवल हाई हो गया है। उससे नदी के जल स्तर में बढ़ोतरी शुरू हो गई है। साथ ही नदी के निचले इलाकों में बसे लोगों को ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। बिहार के मधुबनी में लगातार ज़बरदस्त जलस्तर बढ़ता चला जा रहा है। इसके पीछे का कारण है कि नेपाल के तराई क्षेत्र में हो रही भारी बारिश से कोसी नदी का जलस्तर बढ़ गया है और फिलहाल फिर से हम इस बात को कह सकते हैं, हाँ, कोसी नदी ही सौरो ऑफ बिहार है। नेपाल स्थित कोसी बराज से 4 लाख क्यूसेक्स के करीब पानी डिस्चार्ज किया गया है। कोसी बराज के सभी 56 फाटक खोल दिए गए हैं। इससे पूर्वी और कोसी तटबंध के इलाकों में रह रहे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बाढ़ एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसमें ज़्यादातर जो बारिश हो रही होती है चलते नदियों की क्षमता में सामान्य से अधिक बहाव देखने को मिलता है। और भारत में क्योंकि ये सारे एरियाज़ जो है डेंसली पॉपुलेटेड हैं और ये एरियाज़ ऐसी जगहों पे हैं जहाँ पे नदियों का नॉर्मल चैनल है, यानी कि इंक्रोचमेंट एरियाज़ में जो लोग रह रहे हैं वो सबसे ज़्यादा
प्रॉब्लम में है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि वो नदी का चैनल तो अपनी तरह से रहेगा ही, जिस चैनल से वो सदैव जा रही है। और हमको ये भी पता है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून यानी कि साउथ वेस्ट मानसून जब भी आता है यहाँ पे इंडिया में और इन क्षेत्रों में 90 to 95% ऑफ रेनफॉल देखी जाती है। इस वजह से हर साल आप देखेंगे कि इस समय बाढ़ होती ही है। अगर हम बात करें सिर्फ क्या नेपाल की नदियों में होती, नहीं, ब्रह्मपुत्र जो कि तिब्बत से निकलती है यार्लुंग जांगपो के नाम से, ये भी बढ़ जाती है। और यहाँ पे तो इरोजन लेवल भी ब्रह्मपुत्र में बहुत हाई होता है। और ये माना जाता है कि जब ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आती है तो वो अपने साथ साथ इतने इरोजन मटेरियल लेके आती है, इतना अपर्दन करती है कि जो नए क्षेत्र हैं उनको भी वाइड करती रहती है। तो वन ऑफ द वाइडेस्ट रिवर्स बन जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो साउथ एशिया में स्पेशली अगर आप देखें, ब्रह्मपुत्र की वजह से बांग्लादेश के क्षेत्रों में भी यहाँ पे भी बहुत बाढ़ आई है। तो भारत के पास दिक्कतें हर जगह से आ रही हैं। अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट एरिया में, बिहार, वेस्ट बंगाल, इधर के क्षेत्रों में ये ब्रह्मपुत्र नदी कोसी, बागमती और गंडक नदियों की वजह से आ रही है, जो कि हर साल होता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर हाँ, दिक्कतें ये हैं कि एंक्रोचमेंट एरियाज़ हैं इस वजह से। तो ये चैनल तो अपना फॉलो करेगी ही। दिक्कतें क्या क्या हैं? पहली बात तो घनी आबादी या डेंस पॉपुलेशन सबसे बड़ी इशू है, डेंस पॉपुलेशन का पहला। दूसरा, एनक्रोचमेंट बहुत है। एनक्रोचमेंट का क्या मतलब है? जिन क्षेत्रों में एरियाज़ को छोड़ देना चाहिए एज बफर जोन, कि ये बफर का क्षेत्र है, यहाँ पे लोग नहीं रहेंगे। अब क्योंकि घनी आबादी है तो लोग पास भी घर बना के रह रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जब भी बाढ़ आती है तो आपको समझ में आता है कि ज़्यादा लोग इम्पैक्ट हो रहे हैं। साथ साथ फ्लैश फ्लड्स क्या होता है? अचानक से जब बाढ़ का पानी बढ़ जाए, अचानक से नदी का पानी बढ़ जाए। फ्लैश फ्लड्स कम समय में अत्यधिक बारिश होने की वजह से होता है। इसके बाद और क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? चेंजिंग कोर्स ऑफ रिवर, यानी कि नदियाँ अपना कोर्स भी चेंज कर रही हैं। क्यों? क्योंकि जब ये बहती हैं तो खूब सारा सेडिमेंट लेके आती हैं, तो कहीं ज़्यादा सेडिमेंट डिपॉजिट हो जाता है, कहीं कम सेडिमेंट होता है, जिसकी वजह से अगर एक जगह कहीं ज़्यादा सेडिमेंट डिपॉजिट होता है तो ये अपना रास्ता भी बदल देती हैं, तो ये अपना कोर्स भी चेंज कर देती हैं। इस वजह से भी हो रहा है। और सबसे बड़ी दिक्कत तो क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। क्लाइमेट चेंज की वजह से ही आप देख रहे हैं जिस प्रकार से वाष्पीकरण हो रहा है, गर्मी की वजह से वाष्पीकरण के बाद कंडेंसेशन, सघनन ज़्यादा हो रहा है, उसके बाद प्रेसिपिटेशन, वर्षा ज़्यादा हो रही है। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ समझनी होगी कि जब हम इस पर्टिकुलर परेशानी को अटैक करें तो यहाँ पे अटैक 3 pronged अप्रोच के साथ होना चाहिए। पहली बात तो एनक्रोचमेंट कम हो, ये ध्यान देना है। दूसरी चीज़, यहाँ पे लोगों को पहले से ही इवैक्यूएशन के प्लान्स पता हों कि कल के दिन अगर बाढ़ आती, जो कि आएगी ही आएगी हर साल, उसमें लोगों को क्या करना है। साथ ही साथ यहाँ पे इंटर कंट्री डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इंटर कंट्री कोऑर्डिनेशन ऑफ वाटर्स यहाँ पे रखना पड़ेगा। नेपाल के साथ भारत को और भारत को नेपाल के साथ बात करते रहनी पड़ेगी कि जब भी आप ऐसा कार्य कर रहे हैं, बैरेज खोल रहे हैं, तो एक बार प्रायर इन्फॉर्मेशन दे दीजिए ताकि हम अपनी आबादी को सुरक्षित रख सकें। तो यहाँ पे एक बैरेज को कंट्रोल करने के लिए रखा गया कि भाई अत्यधिक पानी ना चला जाए नीचे, या फिर बाढ़ कंट्रोल होती रहे। बट जब वहाँ पे जल स्तर बढ़ेगा तो वो बाढ़ का, अपने एरियाज़ को बाढ़ से बचाने के लिए ऑफकोर्स बैरेज के गेट तो ओपन करेगा ही करेगा। बाढ़ एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई निश्चित भू क्षेत्र अस्थायी रूप से जलमग्न हो जाता है और सामान्य जनजीवन प्रभावित होता है। कई बार झीलों और आंतरिक जल क्षेत्रों में भी क्षमता से अधिक जल भर जाने के बाद बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। जैसे बहुत ज़्यादा जब बारिश होती है या बाढ़ बढ़ती है, पानी जल स्तर बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं, आसपास के एरियाज़ में छोटे छोटे पॉन्ड भी बना देते हैं, छोटी छोटी मिट्टी खोद के क्षेत्र बना देते हैं कि यहाँ पानी भर जाए, जिसकी वजह से क्या हो कि बाढ़ का पानी निचले स्तर पे रहे, बहुत ऊंचा ना होता चला जाए। पर हम देख रहे हैं बिकॉज ऑफ टू मच एनक्रोचमेंट और बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो ऐसे पॉन्ड सब बनाने के, ऐसे झील बनाने के लिए हमारे पास जगह ही नहीं बची। इसकी वजह से बाढ़ हमें कुछ ज़्यादा ही दिख रही है। भारी वर्षा सबसे पहला कारण होता है। भारी वर्षा के कारण पानी ओवरफ्लो हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। अत्यंत गतिशील मानसून शासन जो जून से सितंबर की छोटी अवधि में होता है, इस वजह से भी फ्लैश फ्लड्स बढ़ते हैं। नदियों के मार्ग में परिवर्तन और तलछट का जमाव, यानी कि अवसाद जो जमा होता है। अब हमको ये पता है क्योंकि हिमालय से होकर बहती है और हिमालय यंग फोल्ड माउंटेन्स है, युवा विलय पर्वत है। यहाँ से सेडिमेंट्री रॉक्स यानी कि सेडिमेंट्री एरियाज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा
अवसाद देते हैं नदियों को, क्योंकि इनके जो सेडिमेंट्स हैं बहुत लूज़ होते हैं, क्योंकि यंग फोल्ड माउंटेन्स है, जिसकी वजह से ये बहुत सारा अवसाद लेके आते हैं और जल यहाँ पे नदियाँ अपना कोर्स चेंज करती रहती हैं। नरम तृतीयक चट्टानों के साथ मिश्रित ब्रह्मपुत्र की कम ढाल अवसादन को तेज करती है, जिससे नदी का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। भूस्खलन, अब जैसे क्योंकि हिमालय क्षेत्र अस्थिर माने जाते हैं, नए हैं, यहाँ पे भूस्खलन भी होता है, जिसकी वजह से फिर से अवसाद जमा होता है और नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है। इसके अलावा बर्फ़ पिघलना, क्योंकि गंगा नदी गोमुख ग्लेशियर से आती हैं और जैसे जैसे वैश्विक तापन बढ़ता जाएगा, तो बहुत सिंपल सी बात है, वैश्विक तापन अगर बढ़ा तो सबसे पहले हिमनद पिघलेंगे, और हिमनद जब पिघलेंगे तो क्या होगा, हिमनद पिघलने के बाद सारा पानी कहाँ जाएगा, नदियों में जाएगा, और अचानक से फिर बाढ़ बढ़ेगी। ठीक है, उसके बाद मानवीय हस्तक्षेप, बतौर इंसान हम विकास और प्रकृति के बीच में संतुलन बनाने में नाकामयाब बहुत लंबे समय से रहे हैं। तटबंध, नहर और रेलवे से जुड़े निर्माण के चलते नदियों के जल प्रवाह में तमाम प्रकार की बाधाएं आई हैं, लिहाजा बाढ़ का आना कोई अप्रत्याशित घटना नहीं है। जंगलों की कटाई, अब पेड़ पौधे क्या होते हैं, क्योंकि ये रूट्स के थ्रू, जड़ों के थ्रू मृदा को पकड़े रहते हैं, पर अगर यहाँ पे लगातार पानी अंदर चला जाता रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पे इंश्योर करना पड़ेगा हमको कि अगर रूट्स नहीं, पेड़ नहीं तो रूट्स नहीं तो मृदा नहीं तो वो पानी को अपने अंदर अवशोषित नहीं कर पाएंगी। इस तरह पेड़ पौधे बाढ़ को रोकने में मदद करते हैं, पर जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो मदद क्या करेंगे। भारत बाढ़ की आपदा से अत्यधिक असुरक्षित है। बाढ़ बारंबार आने वाली एक ऐसी आपदा है जिससे लोगों के जीवन में भारी क्षति होती है तथा इसके कारण आजीविका तंत्रों, संपत्ति, आधार ढांचों तथा जन सुविधाओं को काफ़ी क्षति पहुंचती है। चिंता का एक कारण है कि बाढ़ संबंधित क्षतियों में बढ़ोतरी का रुझान देखा गया है। बाढ़ से घरें, इमारतें, सब कुछ इम्पैक्ट होती हैं, फसल भी इम्पैक्ट होती है, पशुधन की हानि होती है। तो ये सारी हानियाँ अगर भारत ने देखी है तो क्या कोई प्रबंधन किया है? बिल्कुल किया है। एक प्रबंधन है राष्ट्रीय बाढ़ प्रबंधन आयोग, यह वर्ष 1954 में स्थापित किया गया था। इसके तहत विभिन्न राज्यों द्वारा विभिन्न संरचनात्मक और गैर संरचनात्मक तरीके से लागू किया गया है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग 1976, इसका मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण के कारण वैज्ञानिक, एकीकृत और समन्वित दृष्टिकोण विकसित करना है। मानवीय गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए इसने बाढ़ के मैदानों की जोनिंग की है और प्रबंधन का सुझाव भी दिया है। क्षेत्रीय कार्यबल भी हमने 1996 में बनाया था। इससे राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की सिफारिशों को प्रभाव की समीक्षा के लिए स्थापित किया गया। बाढ़ के मैदानों को जोनिंग का कार्यान्वयन के बाद इसे बाढ़ शमन की महत्वपूर्ण पहलों को भी रखा गया। राष्ट्रीय जल नीति 2002 में आई थी। यहाँ पे सिफारिशें दी गई थी, जैसे बाढ़ नियंत्रण और प्रबंधन के लिए बेसिन वार जोन योजना होनी चाहिए। जलाशय नियमन नीति में बाढ़ नियंत्रण की प्रमुखता को ध्यान में रखा गया और गैर संरचनात्मक उपायों पर अधिक जोर दिया गया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में आया है और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाया गया। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल बनाया गया ताकि बाढ़ से जो क्षेत्र प्रभावित हुए हैं उनका भी एक तरह से रिहैबिलिटेशन किया जाए। उसके बाद यह 2004 में आई सुनामी के बाद लागू हुआ था, जब देश में हज़ारों लोगों की जान चली गई थी। बाढ़ आने से पहले क्या किया जाना चाहिए? देखो, पहले से तैयारी होनी चाहिए। बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में तब तक निर्माण से बचना चाहिए जब तक आपको अपने घर की मंजिल तल बढ़ाने अथवा सुदृढ़ करने की आवश्यकता ना हो। यदि बाढ़ आने की आशंका रहती है तो भट्टी, जलतापक तथा इलेक्ट्रिक पैनल को किसी ऊंचे स्थान पर रखें। अपने घर की नालियों में बाढ़ के पानी को घुसने से रोकने के लिए मोरी की जलियां यानी सीवर ट्रैप्स के चेक वाल्व्स लगाएं। चलिए एक मेन से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे क्या बन सकता है। बाढ़ के प्रमुख कारणों पर चर्चा करते हुए बाढ़ प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। पहला, 2 कथन देखने हैं। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग 1976 का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण के लिए वैज्ञानिक, एकीकृत और समन्वित दृष्टिकोण विकसित करना है। क्षेत्रीय कार्यबल को राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की सिफारिशों के प्रभाव की समीक्षा के लिए स्थापित किया गया। तो आपको बताना होगा कि इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, सो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। मेक श्योर दैट यू शेयर दिस पर्टिकुलर कंटेंट विद एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।